वेलकम टू द चैनल गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस के कुछ सिंपल रूल्स के बारे में और टेनिस के जो ऑर्ड्स की मूवमेंट होती है, जैसे रेट कैसे फ्लक्चुएट करता है, उसके कुछ बेसिक आइडिया और कुछ कॉन्सेप्ट उसके रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप टेनिस ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पहले कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। पहले स्टार्टिंग में हम वही बेसिक रूल्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। और अगर आप बिल्कुल इस फील्ड में टेनिस ट्रेडिंग में बिल्कुल न्यू हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू नो सिंपल रूल्स। सो सबसे पहले आपको, अगर आप टेनिस ट्रेडिंग करते हो तो सिंपल रूल्स पता होने चाहिए और ये बिगिनर के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो लाइक मोस्ट ऑफ द गेम्स आर ऑफ 3 सेट्स। तो ज़्यादातर जो गेम होते हैं वो हमारे 3 सेट्स में चलते हैं टेनिस में। और जो साल में कुछ 5-4 जो होते हैं हमारे सिर्फ ग्रैंड स्लैम चलते हैं जो 5 सेट्स के होते हैं। पर जो मेनली हमारे टेनिस मैचेस चलते हैं वो होते हैं 3 सेट्स के। अब सेकंड है हाउ अ गेम और सेट इज वॉन। कोई प्लेयर एक गेम को और एक सेट को कैसे जीतता है। तो एक गेम की बात करें तो सबसे पहले उसको 40 पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद अगर एक पॉइंट वो और अचीव करता है तो उस गेम का वो जीत जाता है प्लेयर। और अगर दोनों की 40-40 हो गए तो अगला पॉइंट होता है उसे एडवांटेज बोलते हैं। उसके बाद अगर वो एडवांटेज के बाद एक और पॉइंट जीतता है तो वो एक गेम कम्प्लीटली जीत जाता है। और वैसे ही सेट का है, दोनों में से जो पहले 6 पॉइंट्स अचीव करेगा वो वाला सेट जीत जाएगा। अगर दोनों के वैसे ही अगर 6 और 6 दोनों के गेम जीत जाते हैं तो उसके बाद टाई ब्रेक होता है और उसमें जो जीतता है वो सेट को विन कर लेता है। अब नेक्स्ट चीज है, अगर टेनिस ट्रेडिंग करने से पहले आपको इस जो प्लेयर के पे ट्रेड करना चाह रहे हो उन दोनों की आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। उनकी रैंकिंग क्या है। ऐसे एटीपी का है तो उसकी एटीपी की रैंकिंग क्या है, WTA का तो है उसकी रैंकिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। उससे आप आइडिया लगा सकते हो और प्लेयर की कैसी स्ट्रेंथ है आपको पता चल जाएगा। और भी सिंपल रूल्स है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि टाई ब्रेक कैसे चलता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि टाई ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 6-6 पे एक सेट पहुंच जाता है उसके बाद टाई ब्रेक होता है। आपको पता होना चाहिए कैसे इसमें स्कोरिंग होती है। जैसे पहला अगर प्लेयर ए सर्व कर रहा है तो पहले वो एक सर्व करेगा, जो अपोजिट होगा उसके बाद कंटिन्यूस 2 सर्व करता है। फिर अगेन जो प्लेयर ए होता है 2 सर्व करता है। ऐसे ही जब तक 7 प्लेयर जो पहले उस टाई ब्रेक में अचीव कर लेता है सेट पॉइंट, वो जीत जाता है। अगर वैसे ही फिर से 7 हो गए तो उसके बाद 2 पॉइंट का गैप होना चाहिए। मेनली इस तरह से टाई ब्रेक होता है जहां तक सेट्स में। और फिफ्थ चीज है, यू मस्ट नो सिंपल टर्म्स लाइक फॉल्ट, एस, हाउ द स्कोरिंग वर्क। तो आपको सिंपल टर्म पता होने चाहिए जो कमेंटेटर बोलता है, एस, फॉल्ट, लेट। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए स्कोरिंग कैसे वर्क करते हैं। 0, 15, 15, 30 जो वहाँ पर गेम चल रहा होता है उसके साइड में लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्कोरिंग कैसे चल रही है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़े पहले टेनिस मैच की प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे चलता है, उसे देख के एनालाइज कीजिए कैसा होता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक एंड सर्व। तो टेनिस का सर्विस और जब ब्रेक आता है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर सर्व जो होती है वो ब्रेक हो जाती है तो बहुत ऑड्स का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इफ अ प्लेयर लूजेस हिज सर्व, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑड मूवमेंट विल बी सीन। तो अगर कोई प्लेयर अपने सर्व को लूज करता है, अगर सर्व को हार जाता है तो ऑड्स का जो होता है बहुत मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे आप रिलेट कर पाएंगे, जैसे क्रिकेट में बहुत लास्ट स्टेज चल रहा है मैच का और कोई प्लेयर आके बहुत अच्छा खेल रहा है, छक्के चौके मारने लग जाए तो रेट क्या होता है, बहुत फास्ट फ्लक्चुएट करना पड़ता है और करने लग जाता है। और अगर उस टाइम पे विकेट आ जाए तो अभी फास्ट फ्लक्चुएट करता है। वैसे ही टेनिस में अगर गेम के बीच में अगर कोई गेम हार जाता है प्लेयर तो उस समय बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है उस अगर ब्रेक आता है गेम में। ब्रेक वाला वैसा ब्रेक नहीं, मतलब अगर टेनिस में अगर सर्व लूज करता है उसको ब्रेक कहते हैं। अब इफ अ प्लेयर लीड्स बाय मोर देन 1 गेम इन अ सेट, अगर कोई प्लेयर खेल रहा है और एक से ज़्यादा गेम आगे चल रहा है, मान लीजिए अगर कोई प्लेयर ए है और कोई प्लेयर बी है, प्लेयर 1-2 गेम जीता है और जो दूसरा प्लेयर वो
4 गेम जीत चुका है, तो उस केस में 2 का गेम का डिफरेंस हो जाता है। तो उस गेम में जो प्लेयर ए है उसके जीतने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं उस सेट में। तो ये है कि उस गेम में बहुत उसके नेग्लिजिबल चांस हो जाते हैं। अबे हाउ द ऑड्स प्रेसिंग वर्क इन टेनिस, और जो प्रेसिंग है वो कैसे वर्क करती है टेनिस में। सो इफ द प्राइस ऑफ वन प्लेयर इंक्रीजेस देन द प्राइस ऑफ अदर प्लेयर विल डिक्रीज साइमल्टेनियसली। तो ये सिंपल रूल ऐसे क्रिकेट में होता है, अगर एक प्लेयर का ऑड्स का जो रेट होता है वो कम होने लगता है तो दूसरे प्लेयर का वैसे ही रेट जो होता है वो बढ़ने लगता है। जैसे अगर कोई प्लेयर है उसका रेट 20 पहुंच गया, दूसरे का तो 6 पॉइंट कुछ होगा, अगर उसका और कम 1.10 पहुंच गया तो उसका 10 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये सिंपल रूल है। If a starting rate of a players are close to that odds to like 1.7 2.04 इंच, तो अगर कोई प्लेयर के स्टार्टिंग प्राइस प्लेयर और प्लेयर बी के ये है कि प्लेयर ए का 1.97 है और दूसरे प्लेयर का जो है वो है 2.04, तो उससे ये पता चलता है कि दोनों प्लेयर हैं वो आपस में मतलब ऐसा उनको मार्केट ये समझ रहा है कि वो उनकी स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, मतलब ये मैच थोड़ा क्लोज होने वाला है। इस टाइप से ऑड्स की सेटिंग इस टाइप से की है जो बुक मेकर है उसने तब। As the odd decreases, the chances of winning the match increases. और जब जो ऑड्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, जो प्लेयर के जीतने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होने लग जाते हैं। वैसे ही अगर ऑड्स के प्लेयर जो है उस प्लेयर के अगर ऑड्स इंक्रीज होने लग जाए तो उसके चांसेस जीतने के कम होने लगते हैं। बेसिक चीज़ है। तो आपको ये रेट को देख के क्या समझने की कोशिश करनी चाहिए, बट यू हैव टू डू सो गिव अ क्लोज लुक एट द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ अ प्लेयर एंड सी हाउ द प्राइसिंग चेंजेस एज द मैच प्रोग्रेसेस। तो आपको जो स्टार्टिंग प्राइस है प्लेयर की उसको अच्छे से देख लेना है वो कितनी थी, और ऐसे ही जब गेम प्रोग्रेस करता है बढ़ते रहता है तो आपको जो प्राइसिंग में मूवमेंट आता है उसको आपको कहीं पर देख लेना है कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। अगर पहला सेट कोई दूसरा प्लेयर जीत गया, एक प्लेयर का रेट है मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल देख के बताता हूँ। मान लीजिए जोकोविच और रूबिलेव का मैच चल रहा है। जोकोविच का स्टार्टिंग प्राइस है 1.36, बैक का और रूबिलेव का है 3.7। मान लीजिए पहला सेट हमारा रूबिलेव जीत जाता है, तो इस केस में मोस्टली जो रेट है 1.9 के आसपास से रेट पहुंच जाएगा। और अगर सेकंड सेट ये नोवाक जोकोविच दोबारा जीत जाता है तो जो रेट होगा वो इसी के आसपास रहेगा जो उसके स्टार्टिंग प्राइस में रेट था। जैसे 1.36 था स्टार्टिंग प्राइस, तो वो भी उसके आसपास ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 1.4 कुछ हो गया तो 1.3 के आसपास ही होगा वो रेट। तो आप ये टेनिस में ध्यान रखेंगे जो रेट होता है वो दोबारा अपनी स्टार्टिंग प्राइस में आता है। अगर जो मोस्टली अगर पहले सेट के बाद दूसरा जो पहले जो सेट में हार गया था प्लेयर, अगर दूसरा सेट जीत जाता है तो मोस्टली उसके आसपास ही रेट रहता है, अगर मार्केट को ज़्यादा ओवर रिएक्शन नहीं लगा तो। अब ऐसे और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे नडाल और मेदवेदेव का एग्जांपल है। जैसे नडाल और मेदवेदेव के ये वाला रेट को पता देख के पता चलता है कि दोनों प्लेयर आपस में इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। और वैसे ही कैरोलिन गार्सिया और मार्टिन कोवा को इस जो ऑड्स दे रखे हैं यहाँ पर 1.9 और 1.20 गार्सिया के ऑड्स हैं, और मार्टिन कोवा के 6.2 और 6.6। तो इसको देख के ये पता चलता है कि जो कैरोलिन गार्सिया है इस मैच को जीतने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि रेट को देख के आप पता लगा सकते हो। और अगर ये मान लीजिए रेट आगे, मान लीजिए पहला सेट आपका मार्टिन कोवा जीत जाते हैं तो ये मोस्टली जो रेट है वो 1.6 के 1.7 के आसपास आना चाहिए। और अगर ये दूसरा सेट गार्सिया दोबारा जीत गई तो ये रेट दोबारा 1.19 1.20 के आसपास ही हो जाएगा, मतलब 1.24 इसके आसपास